हाँ तो बता दो भैया, इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं सोडियम सल्फाइड में, किसी को पता हो तो। सोडियम और सल्फर। बहुत अच्छे बेटा। मैंने मालूम अभी तक जितनी क्लास में देखा, ऑनलाइन क्लास में एक्टिव, सबसे क्लास में अगर एक्टिव कोई बच्चा है तो ये अंजलि है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत एक्टिव लगी है बाकी बच्चों की तुलना में। सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड में दो तत्व मौजूद मौजूद हैं, सोडियम और सल्फर। सोडियम का चिन्ह, अनिल जी, अच्छा अंजलि ये भी बता दो सोडियम का सिंबल क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बता दिया था। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, प्रतीक चिन्ह उसका। लो तो मैं तारीफ कर दी तुमने। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कोई और बता दो। जीत, ऋषि। एन है भैया, एन है। एक। बहुत अच्छे, Na, है ना, Na, है ना। फिर उसके बाद सल्फर। अच्छा एक काम करते एस। हैं, सल्फर का एस होता है, बिल्कुल सही, है ना। और हमको इसकी संयोजकता पता है, तो सोडियम की होती है एक, और सल्फर की जो सोडियम की होती है वो होती है एक, और सल्फर की होती है दो। सल्फर की कितनी होती है, दो, है ना। और क्रिस क्रॉस करेंगे इसको, तो सोडियम सल्फर सल्फाइड का सूत्र बनेगा Na2S, 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 है ना। और आखिरी बचा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक बात याद रखें, ये बहुपरमाणु का आयन है, हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला हो जाएगा Mg, और हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH, है ना। हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा OH। तो Mg के नीचे हम लिखेंगे, मैग्नीशियम की होती है दो संयोजकता, और OH की होती है वन, है ना। क्रिस क्रॉस करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। मिल्क ऑफ मैग, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस, बिल्कुल सही, है ना। जो ये MgOH का होल ट्वाइस है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MILK, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MAGNESIA, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है इसको, NESI, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये कहाँ यूज किया जाता है, किसी ने घरों में वो पिंक कलर की एक दवाई आती है डाइजीन जैसी लिक्विड में, वो देखिए कि किसी के घर में है क्या, पिंक कलर की एक डाइजीन खाई, डाइजीन किस किस ने खाई है, नहीं खाई। डाइजिन एक गोली रहती है, वो पेट संबंधी उसके लिए यूज की जाती है। जब भी हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर हमको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, इसको शॉर्ट में MOM बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM, है ना। MOM भी बोला जाता है। और ये दवाई किस लिए यूज की जाती है, लिक्विड होती है पिंक कलर की, और इसका यूज किया जाता है एसिडिटी वगैरह को दूर करने के लिए। जब अम्लता बढ़ जाती है पेट में तो उसको दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। अगर आपको जरूरत नहीं पड़ी है तो बहुत जल्दी पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत कॉमन सी दवाई है जो कि एसिडिटी में यूज की जाती है। जैसे इनो पीने के लिए बोला जाता है ना, वैसे ही एक ये दवाई भी है जो कि लेने के लिए बोली जाती है, लिक्विड है, रहती है, बहुत फास्ट काम करती है, और डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, है ना। डाइजीन भी एक आती है, डाइजीन भी एक टेबलेट आती है, उससे भी एसिडिटी दूर होती है ना। इसके बाद क्या होता है, अब एसिडिटी क्या होती है आपको मेरे ख्याल से वही नहीं पता होगा। हमारे पेट में क्या होता है, खाना पचाने के लिए स्टमक द्वारा एसिड छोड़ा जाता है ना। हमारे खाने खाने को पचाने के लिए हमारे पेट के द्वारा एसिड छोड़ा जाता है। वो एसिड दो चीजें करता है, पहली बात तो खाने को पचाने के लिए उसको तोड़ देता है, साथ साथ उसमें हानिकारक कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो उसको भी मार देता है ना। वो एसिड क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह मार देता है। फिर उसके बाद वो खाना जो है वो आगे छोटी आंत वगैरह में चल जाता है। कई बार क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन या हमारे जो सिस्टम होता है कुछ खाने को लेकर समझ नहीं पाता कि इसको बचाने के लिए क्या छोड़ा जाए, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का हो जाता है, तो क्या कर देता है, कुछ खाने के बाद हमारा पेट से ज्यादा अम्ल छोड़ देता है। उस अम्ल के कारण क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो कई बार आपने देखा हो खाना खाने के बाद अगर यहाँ पर जलन हो रही है, भोजन नली में आपको जलन सी महसूस हो रही है, या फिर आपको जो है वो उबके जैसे आ रहे हैं, ये सभी एसिडिटी के कारण हो रहा है। पेट में जलन हो रही है, सभी एसिडिटी के कारण हो रहा है।
पेट में दर्द भी हो सकता है एसिडिटी के कारण, है ना। तो ये सारे काम जो है वो एसिडिटी के कारण होते हैं, जिसको एसिडिटी तो बहुत कॉमन सी बीमारी है, इसको हिंदी में अम्लीयता बोलते हैं। पेट क्या करने लगता है, ज्यादा अम्ल छोड़ने लगता है भोजन को पचाने के लिए, उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। बहुत कॉमन हो गई है इंडिया में, बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम जो है वो कॉमन हो गई है। एक तो शुगर बहुत ज्यादा इंडिया में बढ़ रही है, दूसरी एसिडिटी, और तीसरा मोटापा भी आजकल जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तो एसिडिटी के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमको बोल रहा है निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। अब उल्टा बोल दिया है, अब क्या कर दिया इन्होंने, अब जो है वो सूत्र दे दिया हमको और बोला है कि अब ये सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं, इसके यौगिकों के नाम बोलो। तो बताओ मुझे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। एल से कौन सा तत्व होता है, जो पूछूंगा जिससे पूछूंगा वही बताएगा। दुर्गेश आप बताओ, ए एल से कौन सा तत्व होता है, ए एल किसका सिंबल होता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम, केवल बेटा एल्यूमिनियम, एल पूछा मैंने, केवल एल्यूमिनियम होता है एल से, है ना। और SO4 किसका होता है दुर्गेश, आप बता सकते हो दुर्गेश आप ही, SO4 किसको बोलते हैं? SO4 मैंने ये टेबल देखने का बोला था बेटा, देखना का बोला था, मतलब यही नहीं बोला था कि आप यही खत्म कर देना इस टेबल को पढ़ के। SO4 देखो यहाँ इस टेबल में SO4 दिख रहा है, इस कॉलम में कहीं, उसको क्या बोलते हैं? SO4 दिख रहा है कहीं? भैया सल्फेट। हाँ सल्फेट बोलते हैं। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। ऊपर 2 आयन लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, अभी उसको भूल जाओ। SO4 लिखा हुआ है ना, SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम, मुझे दुर्गेश आप बता सकते हो इसका, इस केमिकल का नाम क्या होगा? दो केमिकल मौजूद हैं, उसमें पहला क्या है? एल्यूमिनियम, दूसरा क्या है? सल्फेट। टोटल मिला के नाम क्या हो जाएगा इसका, बोलो, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। बहुत अच्छे, बस यही तो है, कुछ भी नहीं है उसमें, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हो गया पहला नाम। क्या कठिन था इसमें, कुछ भी नहीं था। अच्छा दूसरा नाम देखो, अच्छा कोई बुक में से नहीं देखना, कोई भी मत देखना, बुक में से आंसर देने की कोशिश मत करना, नहीं बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, अपन सीख जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन बुक खोल के आंसर मत देना। दूसरा देखो, Ca बना हुआ है, Ca होता है कैल्शियम का, है ना, Ca होता है कैल्शियम का, और Cl2 होता है क्या? क्लोरीन, है ना। हमेशा हम क्लोरीन को क्या लिखते हैं? क्लोराइड लिखते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। मैं समझ सकता हूँ, देखो पहली बार पढ़ रहे हैं, सब केमिकल के नाम आप पहली बार देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। नाम अगर पहली बार देखने के हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत काफी है। K2 को बोलते हैं पोटेशियम, K2 नहीं, केवल K क्या है? काय का सिंबल है? पोटेशियम का सिंबल है। और SO4 को क्या बोलते हैं? अभी बताया था, सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। अच्छा नीचे देखो फिर से क्या आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम। और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, है ना, NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का। नीचे देखो कैल्शियम लिखा हुआ है, Ca लिखा हुआ है, और CO3 लिखा हुआ है, तो ये जो है वो कैल्शियम, और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, है ना। ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत जा रही है तो आगे धीरे धीरे ये केमिकल के नाम आप इन सभी केमिकल के नाम अपनी जो वाला पेज है उसमें बिल्कुल लिख लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, और कुछ अभ्यास में भी आएंगे वो भी लिखेंगे अपन। ये सभी केमिकल आपके काम आने वाले हैं 10th क्लास में, सभी के नाम आपको बाकायदा रटे हुए होना चाहिए फॉर्मूलों के सहित, है ना। धीरे धीरे आपको सब चीजें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं अपन, उसके हिसाब से काफी है जितना पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक सूत्र का तात्पर्य क्या है। तो रासायनिक सूत्र क्या बता देता है हमको? रासायनिक सूत्र उस पदार्थ में उपस्थित तत्वों के नाम बता देता है, साथ साथ जो है उसमें उपस्थित एक तो आवेश की मात्रा बता देता है, साथ साथ परमाणुओं की संख्या बता देता है ना। इसलिए हमको रासायनिक सूत्र जो है वो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों का नाम और उनकी मात्रा, उनके परमाणु की संख्या बता देता है, यही तात्पर्य है रासायनिक सूत्र लिखने का। निम्न में कितने परमाणु विद्यमान है? H2S अणु एवं PO3 आयन। परमाणु का बोला है कि परमाणु कितने हैं, तो यहाँ H2S में देखो परमाणु, H2S में परमाणु देखो, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 2, क्योंकि H2 लिखा हुआ है ना, H2 लिखा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु, साथ में S लिखा हुआ है, तो एक परमाणु किसका? सल्फर का, 2 परमाणु हाइड्रोजन के, तो टोटल परमाणु कितने हो गए? 3। तो तीन। H2S में कितने परमाणु हो जाएंगे? 3। अब यहाँ पर देखो PO3 आयन,
PO4 सॉरी, PO4 आयन। तो फॉस इसमें जो P लिखा हुआ है वो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का एक और ऑक्सीजन के 4, फॉस्फोरस का एक और ऑक्सीजन के 4, टोटल कितने परमाणु हो गए? 5 परमाणु, है ना। ऑक्सीजन के कितने? 4 आयन। आप बोलोगे भैया ये ऊपर ही लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? उससे परमाणु की संख्या नहीं घटती है, परमाणु नीचे लिखे रहते हैं। आयन जो है वो आवेश पर डिपेंड करते हैं, जो कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1, है ना। अब मुझे यहाँ पर मुझे आपको ये वाले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब मुझे यहाँ पर आप आंसर दो। CO2 में कितने परमाणु हैं? CO2 में कितने परमाणु हैं? भैया 3। बहुत सही, बिल्कुल 3 सही। कार्बन का भैया 1 और 3। ऑक्सीजन के 2, 3 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर उसके बाद बात करो मुझे CaCO3, भैया 4। CaCO3 6 भैया 6 कैसे 6? भैया 5। हाँ, भैया 5। तत्वों को पहचान में गलती हो गई अंजलि। Ca एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 3, 3 और एक 4 और एक 5, टोटल कितने परमाणु हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, है ना। एक और देखो यहाँ पर, एक और उदाहरण लेते हैं अपन। मैं लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल। अब यहाँ पर गलती होगी, जल्दबाजी मत करना। CaOH का होल ट्वाइस, टोटल परमाणु कितने हैं इसमें? देखो जब भी ये 2 बाहर लिखा हुआ हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ये OH जो है वो 2 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें CaOH और OH 2 बार लिखा हुआ है, याद रखेंगे इस चीज को। CaOH और OH 2 बार लिखा हुआ है, CaOH और OH 2 बार लिखा हुआ है। तो अब मुझे बताओ इसमें कितने परमाणु हैं? अब बता सकते हो आप, बाहर लिख दिया जब मैंने इसको। भैया 5। भैया 3 बहुत अच्छे। 3 कैसे दिख रहे हैं? देखो एक तो कैल्शियम हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, कितने परमाणु हो गए? नहीं भैया वो हाइड्रोक्साइड है OH OH। हाँ, OH हाइड्रोक्साइड जरूर है, लेकिन तत्वों को पूछा है ना, हर एक तत्व का अपना एक परमाणु होता है, हर एक तत्व का एक अपना परमाणु होता है। तो OHO का अलग परमाणु होगा, हाइड्रोजन का अलग परमाणु होगा। हाँ, यहाँ पर यदि अणु पूछता मैं, तो अणु की बात अलग हो जाती है। वो भी अणु जो है वो अणु कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि वो पागल पूछ रहा होगा। तो ये अणु जो है वहां पर पूरा एक अणु होगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये पूरा एक अणु होगा, तो अणु तो एक ही होगा। यहाँ पर परमाणु की संख्या में आपको हाइड्रोक्साइड जरूर लिखा हुआ है, जैसे कार्बोनेट लिखा हुआ है CO3। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एक ही परमाणु है या फिर 3 ही परमाणु, नहीं, इसमें 4 परमाणु है, ऑक्सीजन के 3 और कार्बन का 3। हालांकि इसको हम पढ़ पूरा कार्बोनेट रहे हैं, लेकिन परमाणु की संख्या कितनी है? यहाँ पर 4 है। अगर मैं सल्फेट की बात करूं, SO4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एक परमाणु है, नहीं, इसका मतलब ये है कि इसमें 4 ऑक्सीजन के परमाणु और एक सल्फर का है, मतलब टोटल कितने परमाणु है? 5 परमाणु है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। केवल यहाँ पर अगर Na लिखा हुआ है, केवल Na लिखा हुआ है और फिर ऊपर प्लस लगा दिया किसी ने, तो इसमें कितने परमाणु हैं? तो इसमें केवल और केवल एक परमाणु है, सोडियम, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होने का है अपन को। तो ये था जो है आपके रासायनिक सूत्र लिखने के तरीके। मुझे मालूम है थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है, थोड़ी सी जल्दी जल्दी सीखा अपन ने, लेकिन थोड़ा सा अभी इस फिनोमिना को और भी रोक के रखेंगे अपन, ताकि अपन वो चीज सीख लें, क्या संयोजकता सीख लें। फिर उसके बाद जो है वो अभी अभ्यास के क्वेश्चन भी करेंगे, तो उसमें भी समझ में आएगा। तो अपन को इसमें याद क्या रखना है, इस टॉपिक में अपन को याद क्या रखना है? इस टॉपिक में अपन को जो है वो कुछ नियम याद रखना है। वो नियम क्या है? सबसे पहला नियम है आयन की संयोजकता या आवेश जो है वो संतुलित होना चाहिए। या तो हम संयोजकता लिखते हैं या आवेश लिखते हैं, है ना। क्या हमको रासायनिक सूत्र लिखने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला, उसमें उपस्थित तत्वों के प्रतीक चिन्ह, दूसरा उसकी संयोजकता या आवेश, संयोजकता पता हो या आवेश पता हो, है ना। कुछ आयनीकृत यौगिक होते हैं ना, जैसे MgCl2, उसमें आवेश लिखते हैं हम। तो या तो हमें संयोजकता पता हो या आवेश पता हो, जो कि हम टेबल की सहायता से अभी बता सकते हैं, अगले चैप्टर में निकालना भी सीखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं हम? धातु और अधातु को जब आ जाते हैं यौगिक में, सबसे पहले धातु को लिखा जाता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि तत्व धातु है कि अधातु? उसके लिए आपको मैंने होमवर्क दिया था, है ना, कि आपको जो है वो याद रखना है क्या?
चलो ये नहीं हो पा रहा अभी, बहुत से होंगे। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि तत्वों की टेबल जो है वो बनी हुई है, आपको जो है उसको याद रखना है। तो वो चीज आपको उस टेबल में याद हो जाएगी। आज मैं थोड़ा सा टाइम लेके उस टेबल को और समझा देता हूँ, जिससे आपको उस टेबल पढ़ना सीख जाए, उस टेबल को पढ़ना आ जाए। मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, शायद चल तो रहा है, फिर कनेक्शन नहीं हो रहा। हो जा भाई, मैं आपको अब वो टेबल पढ़ना सिखा देता हूँ थोड़ा सा। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए आए हुए हैं, उनको नहीं पता है कि उसको कैसे पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। तो इसको जो है वो एक बार फिर से मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या होता है, कैसे होता है। ये देखो, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, है ना। इसमें हमको धातु अधातु वगैरह कैसे पता चलती है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो यहाँ पर आपको जो है वो तत्वों के नाम दिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन ब्लू कलर में, कलर पे भी ध्यान देंगे यहाँ पर, है ना। हाइड्रोजन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है लिथियम। तो तत्वों के नाम लिखे हुए हैं, उसके नीचे अगर आप जूम करके देखोगे तो उसका पूरा नाम भी लिखा हुआ है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबेडियम, स्ट्रॉन्टियम, इट्रियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, सिल्वर, पैलेडियम, रोडियम, रेडे रुथेरियम। बाकी ज्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल जो इम्पोर्टेंट है वो क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये मैं उनको अलग कलर से मार्किंग कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना, हरे कलर से मार्किंग कर देता हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये तीन चारों इम्पोर्टेंट है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये इम्पोर्टेंट है। नीचे आपका जो है वो पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्लेटिनम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, गोल्ड थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी ये कुछ काम के नहीं है, ज्यादातर आएंगे ही नहीं, ये वाले चीज तो आएंगे ही नहीं, देखना आप 10th क्लास में भी बिल्कुल नहीं आएंगे। क्रोमियम शायद एक आध बार आ जाए, बाकी कुछ नहीं आने वाला है। हाँ, यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन भी नहीं आते, लेकिन ये जरूरी हो जाते हैं, इससे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन, ये जरूरी हो जाते हैं। और एक आयोडीन जरूरी हो जाता है। बस खत्म। बस जितने आपको ग्रीन मार्किंग दिख रहा है ना, इतने तत्वों के नाम और आपको उनके सिंबल याद रखना है, बाकी कुछ यूज नहीं होता है ना। अब इस टेबल को देख लेते हैं हम। देखना कितने से तत्व हैं जो कि हमारे काम के, बस बाकी ज्यादा काम के नहीं है, क्योंकि आएंगे ही नहीं है ना। यहाँ पर एक बेरियम छूट गया था, ये बेरियम भी इम्पोर्टेंट है। सीजियम नहीं आएगा, बेरियम आ जाएगा, बेरियम आएगा, 2-3 बार यूज होगा। मैग्नीशियम मैंने बताया दिया। तो ये सारे तत्वों के बहुत बार यूज होंगे, बाकी तत्व शायद एक की भी बार ना आए आपके 10th क्लास तक, है ना। तो ये तत्व हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके अलग अलग कलर कोडिंग क्यों दी हुई है। तो यहाँ पर कलर कोडिंग के लिए नीचे देखो इन्होंने वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पर ये वाले जो तत्व हैं, ये यहाँ से लेकर ये वाले येलो वाले तत्व, ये यहाँ से लेकर ये पूरे तत्व, ये सभी धातुएं हैं, मेटल्स। अब आप बोलोगे भैया इसमें भी आपको अलग अलग कलर क्यों दिया हुआ है। एक्चुअली इन धातुओं में भी कुछ अलग अलग गुण पाए जाते हैं, एक दूसरे से कुछ भिन्नता पाई जाती है। इसको जो है वो 3 भागों में बांट दिया है। पहला एल्काली मेटल्स, दूसरा एल्केलाइन मेटल्स और तीसरा ट्रांजिशन मेटल। ये 3 तरह की मेटल, और फिर उसके बाद बेसिक मेटल भी दी हुई है ना। यहाँ 3 तरह की मेटल दी हुई हैं। इन चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। तो टोटल मेटल जो है वो यहाँ से लेकर ये ग्रीन वाले भी, सॉरी मैंने वहां तक बोल दिया, ये वाले पोर्शन जो है वो आपके सारी मेटल है, ये जो ग्रीन तक है। हाँ, अलग अलग प्रकार के मेटल हैं, जिसके बारे में आप अनफॉर्चुनेटली 12th क्लास में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि उसको पढ़ाने से अभी कोई मतलब नहीं है, आपके कोर्स कंटेंट के बाहर हो जाएगा और सर के बाहर भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये सारी धातुएं होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। बस धातुओं में भी कुछ अलग अलग गुण होते हैं, जिसके कारण से जो है वो उनको अलग अलग कलर में रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखो हल्का सा आपको ये वाला जो खाना दिखेगा, यहाँ से लेकर, मैं कलर इसका काला कर लेता हूँ, ये वाला खाना जो है वो थोड़ा सा अलग कलर में दिखेगा, यहाँ से लेकर, दिख रहा है ना अलग कलर में। ये जो है ये उप धातु हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इनको, जो है वो उप धातु बोला जाता है। ना ये धातु है ना ये अधातु है, ये उप धातु है, सेमीकंडक्टर्स तत्व हैं।
तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलेनियम, ये नीचे तो बहुत कम यूज किए जाते हैं, ऊपर के यूज किए जाते हैं, जिसमें से सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किया जाता है। यकीन मानो इन सिलिकॉन और जर्मेनियम की उपलब्धि के बाद ही आपके कंप्यूटर बनना पॉसिबल हो पाए, है ना। इनको सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं, और इसी के कारण से कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया है कि आज कंप्यूटर एक घड़ी के बराबर सिमट गए, जहां रूम के बराबर एक कंप्यूटर होते थे। तो इनका बहुत हद तक योगदान है, किसका? उपधातुओं का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स सॉरी, सेमीकंडक्टर्स का बहुत योगदान है कंप्यूटर बनाने में। और देखना, अब देखना, ये वाला पोर्शन कितना हो गया? पूरा धातु हो गया, बीच में उपधातु हो गया, और ये सारे तत्व जो है वो आधातु कहलाते हैं। बेसिकली वैसे लीगली बोला जाए तो केवल और केवल ये वाले जो तत्व हैं, ये जो बने हुए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सारे तत्व जो है वो आधातु कहलाते हैं। आधातु, ये सारे धातु। और ये जो आखिरी का दिया हो ना बैंगनी कलर का ब्लॉक, इसको बोला जाता है जीरो समूह, शून्य समूह, शून्य समूह। इसी को ही अक्रिय गैसेस का समूह भी बोला जाता है, अक्रिय गैसेस भी बोला जाता है, इसी को ही अक्रिय गैसेस भी बोला जाता है। अक्रिय गैस, अक्रिय गैस मतलब कि किसी से क्रिया नहीं करती है गैसेस, है ना। इसको ही अक्रिय गैसेस भी बोला जाता है। कौन कौन सी अक्रिय गैसेस? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन और ऑर्गेनियन। ये नया आया है तो ये ऑर्गेनियन, पता नहीं क्या नाम है इसका, जो भी जूम करने का भी दिख नहीं रहा। और सबसे लेटेस्ट यही खोजे गए आखिरी के तत्व, इसलिए इनके नाम थोड़े से अटपटे हैं। तो ये सारे शून्य समूह कहलाते हैं, अक्रिय गैसेस के समूह कहलाते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नोबल गैसेस, आदर्श गैस, इसको आदर्श गैस भी बोलते हैं। 3 नाम होगा इसके, देखो, शून्य समूह, अक्रिय गैसेस और आदर्श गैस। आदर्श गैस भी इसी को बोलते जाते हैं, आदर्श गैसों का समूह भी इसी को बोलते हैं। आखिर बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे, अक्रिय गैसेस, शून्य समूह, अक्रिय आदर्श गैस या फिर नोबल गैसेस का समूह कौन सा होता है, कौन कौन सी गैस आती हैं, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो देखना, यहाँ पर धातुएं हो गई, ये उपधातु हो गई, ये आधातु हो गई, और ये जो है वो आदर्श गैसों का समूह हो गया जो आखिरी में। इनके कोश पूरे भरे हुए रहते हैं, अंतिम कोश। इनकी एक विशेषता है कि इनके अंतिम कोश पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया ये तो बता दिया आपने कि ये धातु हैं, ये उपधातु हैं, ये आधातु हैं, और ये आदर्श गैसेस का समूह है, फिर ये काहे को लिखे हुए? ये क्या तत्व नहीं है? ये कहाँ से आ गए हैं? ये ऐसे तत्व हैं जो कि आपको यहाँ पर एक श्रेणी दिखेगी। देखो यहाँ पर, देखो नंबर देखोगे यदि आप, तो नंबर से चल रही है बाकायदा श्रेणी। एक पहला नंबर ये आ गया हाइड्रोजन का, परमाणु क्रमांक 1, फिर 2 आ गया हीलियम का, फिर लिथियम का 3, 4, तो ऐसे चल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसी गिनती चल रही है इनके अंदर। ऊपर की गिनती मत देखना, ऊपर की गिनती तो आवर्त और समूह की है ना। इसको समूह बोलते हैं, पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा समूह, पांचवा समूह, इसको समूह बोलते हैं। और जो साइड में लिखे हुए इनको आवर्त बोलते हैं, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां। 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं टोटल तत्वों में, है ना। तो जो अंदर जो संख्या लिखी हुई है ना ब्लॉक के अंदर, उसको परमाणु संख्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर ऐसे चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर तक आओगे आप यदि 55, 56, इसके बाद यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज दिखेगी आपको, 56 के बाद यहाँ पर जाएगा 57 से 71, और उसके बाद आया 72। ऊपर देखो 38, 39, 40 गिनती लगातार चल रही थी, लेकिन यहाँ पर एक झोल है। यहाँ पर क्या झोल है? यहाँ पर 55, 56 के बाद डायरेक्ट 57 से 71 आ गया और 72 आ गया। मतलब क्या? मतलब ये कि ये सारे तत्व, ये 56 से लेकर 71 तक के जो तत्व हैं, इनको कहाँ फिट कर दिया गया है? एक ही ब्लॉक में फिट कर दिया गया है, एक ही खाने के अंतर्गत आ जाते हैं ये 57 से लेकर 71 तक के तत्व। इसी प्रकार जो 89 से लेकर 103 तक के तत्व हैं, ये पूरे के पूरे ये एक्टिनॉइड श्रेणी में जाते हैं। तो 2 तरह की श्रेणी प्राप्त होती है यहाँ पर, लेंथेनाइड श्रेणी, क्योंकि पहला तत्व लेंथेनियम है इसलिए इसको लेंथेनाइड श्रेणी बोला जाता है, और दूसरी होती है एक्टिनाइड श्रेणी। पहला तत्व एक्टीरियम, जो भी है एक्टीरियम है, इसलिए इसको एक्टिनाइड श्रेणी बोला जाता है। और 12th में पूरा के पूरा चैप्टर पढ़ा जाता है इस पर, है ना। 11th 12th में इन दोनों के बारे में पूरा के पूरा एक चैप्टर होता है। इन तत्वों के नाम याद करते हैं, इनके परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म लिखते हैं, उसके बारे में भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं, पूरा बहुत भयंकर पढ़ा जाता है। 11 और 12th में आप क्या करते हो, ये पूरी टेबल को
आप अगर मैं बोलूँ ना, अगर आपकी जो 11th-12th की आधी केमिस्ट्री है, 50% जो केमिस्ट्री है वो इस टेबल को पढ़ने में खत्म हो जाती है। इस पूरी टेबल को 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री इस पूरी टेबल को पढ़ने में खत्म हो जाती है ना। तो मैंने आज जो आपको बताया वो एक बिल्कुल छोटा सा समूह। और एक और चीज भूल गया मैं, ये जो अधातु है ना, इसमें एक ये वाला समूह भी आता है, थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा बाकी की तुलना में। अधातु देखो इतनी पूरी को, ये पूरी अधातु है। इसमें देखो ये वाली श्रेणी जो है वो थोड़ी सी डार्क कलर में लिखी हुई है, इसको हेलोजन समूह बोलते हैं। हेलोजन समूह, कौन सा समूह? हेलोजन समूह। इस पूरे समूह को हेलोजन परिवार बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेशियम जो भी है लास्ट में, है ना। ये मैं बता रहा ना, आखिरी के तत्व जो है वो बाद में ज्ञात किए गए, इसलिए नाम इनके बहुत उटपटांग याद नहीं होते मेरे को अभी। हालांकि आपको याद हो जाए तो मुझसे आगे हो जाओगे आप, बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो ये थी टेबल जो जिसमें आपको परमाणु जितने भी तत्व आज तक पूरी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में अपनी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ मौजूद हैं, इन सभी 118 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कितनी अजीब बात है। तो ये 118 तत्व ज्ञात कर लिया आपने, इन तत्वों के बारे में जानकारी मिल गई आपको, तो आपने पूरी पृथ्वी पर उपस्थित सभी पदार्थों का अध्ययन कर सकते हो आप आसानी से, कौन पदार्थ कैसे कैसे काम करता है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आज की क्लास जो है वो आज के लिए बहुत सारी चीजें मैंने बता दी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।